डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चुनौती दी गई है। 3 अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ के पास सुनवाई के लिए भेज दिया है। फिलहाल कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आज के सेशन में हम जानेंगे कि याचिकाकर्ता को आखिर क्या आपत्ति है। आरटीआई बनाम गोपनीयता के मामले को भी समझेंगे, साथ में जानेंगे डिजिटल प्रोटेक्शन बोर्ड के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स ऑनलाइन मोड में, जिसमें आप घर बैठे अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, जिसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स और भी बहुत कुछ मिल रहा है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी आप ईएमआई या इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स और कम फीस में यानी डिस्काउंट में मिल जाएगा। कहां से खरीद सकते हैं? ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप कहां पहुंच जाएंगे? दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। लिंक आपको 3 होंगी जो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश की होंगी। इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी में, नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। ध्यान रखिएगा, आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके भी इस कोर्स को खरीद सकते हैं। वहां एक कूपन कोड की स्लाइड होगी, जहां आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको कम फीस में ये कोर्स मिल जाएगा। ध्यान रखें, ये ऑफर सीमित समय के लिए है। जो आप अभी इसका जो आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए हो, जानकारी को एकत्र कर अभी आप इस कोर्स को खरीद लें। कहां पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? 8750187501 पर हमारी टीम आपसे संपर्क करके पूरी जानकारी देगी इस कोर्स के बारे में। इसकी सबसे खास बात, मान लीजिए आपने इस कोर्स को खरीद लिया, फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करें। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। अब इसे आसान तरीके से घर बैठे तैयारी शुरू कर दें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की खबर को, जो कि संबंधित है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 से। ध्यान रखिए, डीपीडीपी एक्ट 2023, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इससे संबंधित या आप कह सकते हैं इसके खिलाफ 3 याचिकाएं दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। इसने 5 जजों की संविधान पीठ को इस मामले को भेज दिया है, वही इसकी सुनवाई करेगी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है कि वो सुनवाई में उपस्थित होंगे। फिलहाल इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, हमने ये भी देखा। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर आरटीआई बनाम गोपनीयता का यह मामला क्या है? आरटीआई बनाम गोपनीयता, क्योंकि आरटीआई में तो हम जानकारी इकट्ठी करना चाहते हैं, हमें कोई जानकारी चाहिए तो हम आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल करके, या हम कहते हैं इसके इस्तेमाल से हम जानकारी इकट्ठी करते हैं। डीपीडीपी एक्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की धारा राइट टू, जैसे ही डीपीडीपी एक्ट की बात करते हैं, इस एक्ट ने क्या किया है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इसकी धारा है 81J। क्या है धारा? 81J। इस दरअसल धारा में बदलाव कर दिया है, ठीक है। आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 81J क्या कहती है? पहले क्या था? अगर कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन मांगता है, यानी अगर मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत है यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो भी उसे सार्वजनिक हित या भ्रष्टाचार उजागर करने के मामले में, मान लीजिए वो जानकारी भले किसी व्यक्ति की पर्सनल जानकारी है, लेकिन अगर उससे सार्वजनिक हित सुनिश्चित होता है या भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते हैं, तो भी उस जानकारी को दिया जा सकता था, पर्सनली उस जानकारी को बताया जा सकता था, ठीक है, उसे जारी कर सकता, कोई जो सूचना अधिकारी है ना, वो उस जानकारी को जारी कर सकता था। अब क्या हो गया है? अब कहा गया है कि व्यक्तिगत जानकारी को इससे छूट मिलेगी। डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट की उसमें 2023 में क्या कहा गया कि भले ही वो व्यक्ति चाहे भ्रष्टाचार से संबंधित मामले उससे उजागर हो रहे हो, या भले ही उस व्यक्ति उस मामले से सार्वजनिक हित सुनिश्चित हो, अब क्या हो गया है? अब उस जानकारी को छूट दे दी गई है, उस पर्सनल जानकारी, पर्सनल इंफॉर्मेशन को छूट दे दी गई है। इससे क्या होगा?
इससे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी जानकारी छिप सकती है। यह ओपन गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे ओपन गवर्नेंस को ये कमजोर कर सकता है। जो लोग सार्वजनिक हित के रूप में के लिए काम करते हैं, अगर हम ऐसे भ्रष्ट इंफॉर्मेशन को छुपाएंगे तो भ्रष्टाचार से संबंधित मामले लगातार बढ़ते रहेंगे। इसलिए इससे इसे एक याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई की बात की गई है। इससे पत्रकारिता पर भी असर पड़ेगा। इससे सरकार की बढ़ी हुई शक्तियों के बारे में भी चर्चा की गई है और इससे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की भी स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। हम जानते हैं इससे आगे, लेकिन आप सब कहेंगे क्योंकि मैम आप लिखती हैं तो टाइम लगता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लिखी हुई है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डीपीडीपी एक्ट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 की धारा 8(1)(j) में बदलाव किया। पहले क्या था? अगर मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत थी यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, तो भी यदि वह सार्वजनिक हित से जुड़ी हो या भ्रष्टाचार उजागर करने में मदद करे तो उसे पीआईओ यानी जो सूचना अधिकारी है उसे जारी कर सकता था। अब डीपीडीपी एक्ट आ गया, उससे क्या हो गया? अब संशोधित प्रावधान के अनुसार सिर्फ यह कहा गया है कि व्यक्तिगत जानकारी को छूट मिलेगी, उसे एग्जम्पशन मिल गया है। ठीक है। अब सार्वजनिक हित बनाम गोपनीयता का संतुलन हट गया है, यानी सार्वजनिक हित को अब यहाँ पर नकार दिया गया है। अब इससे क्या होगा? आपत्ति क्या है याचिकाकर्ता की? वो कहते हैं कि इससे भ्रष्ट अधिकारियों की जानकारी छिप सकती है, संपत्ति विवरण, टेंडर रिकॉर्ड, फाइल नोटिस जैसी जो सूचनाएं हैं वो रोकी जा सकती हैं और यह पारदर्शी शासन को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा जो 2017 में पुट्टास्वामी बनाम में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि निजता की अधिकारी गोपनीयता वो इंपॉर्टेंट है। 2017 के जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो फैसला का हवाला देते हैं, आरटीआई में इसका भी हवाला दिया गया है। कहा गया कि किसी भी मौलिक अधिकार पर रोक आनुपातिकता परीक्षण यानी प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट पास करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह आनुपातिकता परीक्षण पास नहीं कर रहा है। तो याचिकाकर्ता का तर्क है कि डीपीडीपी एक्ट यह कसौटी पूरा नहीं करता। अब इस पर इस पत्रकारिता पर असर कैसे पड़ेगा? देखिए, पत्रकारिता की दुनिया में जो पत्रकार हैं वो अलग अलग माध्यमों से सोर्स इकट्ठे करते हैं, वेरीफाई करते हैं डेटा को, और उनके लिए एक पर्टिकुलर सोर्स माध्यम होता है और वहां से वो सोर्स इकट्ठा करते हैं। पत्रकार किसी भी घोटाले में व्यक्तिगत डेटा जो व्यक्ति चुराता है, अभी तक क्या था कि उसके बारे में बता सकते थे, अब क्या कह दिया गया है कि अब पत्रकार उस व्यक्ति से पहले परमिशन लेगा, तब वो उस डेटा को जनहित में दे सकता है या सार्वजनिक कर सकता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति मना कर दे तब क्या हो? यानी पत्रकार किसी घोटाले में व्यक्तिगत डेटा जो वो जुटाते थे कहीं थे, अब उन्हें डेटा फिड्यूशरी माना जा सकता है। उन्हें जांच के दौरान संबंधित व्यक्ति से पूर्व अनुमति लेनी होगी। अगर वह अनुमति नहीं देता तो डेटा हटाना पड़ेगा। ये भी मामला सामने आया है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव और अन्य याचिकाकर्ता का कहना है कि पत्रकार अगर किसी घोटाले की जांच में व्यक्तिगत डेटा जुटा लेते हैं, मान लीजिए, तो उन्हें क्या कर दिया है? डेटा फिड्यूशरी माना जा सकता है। उन्हें जांच के दौरान संबंधित व्यक्ति से पूर्व अनुमति लेनी होगी। यदि व्यक्ति अनुमति ना दे तो डेटा हटाना पड़ेगा। समस्या क्या है? समस्या है कि जांच के दौरान आरोपी से अनुमति लेना व्यवहारिक नहीं है। आप आरोपी से ही पूछ रहे हैं कि क्या हम इस डेटा को दे सकते हैं। दूसरा, इससे खोजी पत्रकारिता यानी जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है उस पर चिलिंग इफेक्ट पड़ेगा। कानून में 250 करोड़ तक का भारी जुर्माना है, जिससे मीडिया संस्थान डर सकते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारी मीडिया को कमजोर कर सकता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये हम बात कर रहे हैं जो डेटा फिड्यूशरी की, ये क्या है? डेटा फिड्यूशरी कोई संस्था हो सकती है, कंपनी हो सकती है, व्यक्ति या सरकारी निकाय है जो यह निर्धारित करता है कि व्यक्तिगत डेटा को क्यों और कैसे संसाधित, माने उसे प्रोसेस करना है, कैसे उसे स्टोर करना है, इसकी परमिशन देता है। आप कह सकते हैं कि ये सारी चीजें वह निर्धारित करता है। वे डेटा की सुरक्षा, कानूनी रूप से उपयोग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। डेटा फिड्यूशरी के पास डेटा के उपयोग पर पूर्ण नियंत्रण होता है, जैसे बैंक, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया ऐप्स, इनकी बात की जाती है इसके भीतर। ठीक है। तो अब बात क्या है? मतलब मुख्य बिंदु क्या है? इससे क्या होगा? पत्रकार डरेंगे, घबराएंगे, ये मुख्य बिंदु है। बात कर लेते हैं सरकार की बढ़ी हुई शक्तियों के बारे में। इसमें सेक्शन 36 में सरकार को कुछ अधिकार मिलते हैं, शक्ति मिलती है। धारा 36 के तहत केंद्र सरकार किसी भी डेटा फिड्यूशरी से जानकारी मांग सकती है और इस जानकारी को मांगने के लिए कोई खास प्रोसेस नहीं बताई गई है, ये इसके भीतर कहा जा रहा है।
इससे सरकार के नियंत्रण में ही सब कुछ आ जाएगा। ये इसका मुख्य बिंदु है। आपत्ति क्या है याचिकाकर्ताओं के माध्यम से? यह प्रावधान बहुत व्यापक और अस्पष्ट है, यानी सरकार के पास सारा नियंत्रण है और सरकार कैसे डेटा फिड्यूशियरी से मांगेगी, इसके बारे में ये अस्पष्टता मौजूद है। केंद्र सरकार के ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील या रिव्यू उपलब्ध नहीं है। इससे पर्याप्त प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा नहीं है। इससे पत्रकारों के जो सोर्स हैं, एनोनिमस सोर्सेज होते हैं, वो उजागर हो सकते हैं। इससे डिजिटल निगरानी की आशंका बढ़ सकती है। सरकार डिजिटल निगरानी भी रख सकती है और ये कहीं ना कहीं उनके कई सारे परिणामों को प्रभावित कर सकता है। प्रोविजन को मनमाने और बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल के लिए मुमकिन बनाता है और इससे प्राइवेट डेटा पर केंद्र सरकार की मोनोपोली होती है, जो बदले पॉलिसी के फैसलों और चुनावी विकल्पों पर भी असर डाल सकती है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है। अब बात कर लेते हैं डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के बारे में। डीपीडीपी एक्ट के तहत डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया है। आरोप क्या है कि बोर्ड की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है। इसके अलावा चयन समिति में सरकारी सचिव और सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ शामिल है। जबकि ये जो जो बोर्ड की बात की गई है, यह बोर्ड अर्ध न्यायिक कार्य करेगा। तो फिर जब अर्ध न्यायिक काम करेगा तो सरकारी सचिव सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ शामिल क्यों है? इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने कुछ और भी बातें कही हैं, जैसे जब सरकार खुद सबसे बड़ी डेटा कलेक्टर है तो उसके द्वारा नामित बोर्ड की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा सकते हैं। सरकार ही डेटा कलेक्ट करती है, सरकार ही लोगों को नामित करेगी, सरकार ही बोर्ड के लोगों को चुनेगी, तो फिर यहाँ पर निष्पक्षता कैसी बनेगी, कैसे सुनिश्चित होगी, पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी? निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि यह कानून गोपनीयता की रक्षा के नाम पर पारदर्शिता को कमजोर करता है। आरटीआई की जब हम बात करते हैं या हम बात करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन की और या हम बात करते हैं आरटीआई के अधिकारों की, तो कहीं ना कहीं यह कानून आरटीआई के अधिकारों को सीमित करता है, पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर असर डाल सकता है और सरकार को अत्यधिक शक्तियां प्रदान कर सकता है। देखते हैं कि आखिर अंतिम फैसला चूंकि संविधान पीठ ही लेने वाली है, तो देखते हैं कि आखिर संविधान पीठ डीपीडीपी एक्ट के बारे में क्या कहती है। क्या यह संविधान के अनुरूप है या फिर इसमें कुछ संशोधन करने की जरूरत है? अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, डीपीडीपी एक्ट ने किस कानून की धारा 8(1)(j) में संशोधन किया? ऑप्शन ए आईटी एक्ट 2000, ऑप्शन बी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ऑप्शन सी आईपीसी, ऑप्शन डी एविडेंस एक्ट। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।